हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। आज हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, देखिए, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस, देखिए किसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कब बोलते हैं, जब दो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये गैस प्रेजेंट है यहाँ पर, तो गैस के पार्टिकल्स में खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, उसको हम लिखेंगे पी इंटरनल। और बाहर से इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसको लिखेंगे पी एक्सटर्नल। तो इन दोनों प्रेशर्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, या आप ये कह सकते हैं जो डीपी हम लोग निकालेंगे ये बहुत नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब बहुत छोटी वैल्यू रहती है ना। तो रिवर्सल प्रोसेस का मतलब है कि जब दो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर, तो हम उस तरीके के प्रोसेस को हम लोग रिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, फॉर देयर कंप्लीशन। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दोनों प्रेशर्स है ये कभी बराबर तो हो नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब इनके बीच में डिफरेंस है वो कम है। तो इक्विलिब्रियम जो इनके बीच में स्टेबलिश होता है वो शिफ्ट करता रहता है, कभी रिएक्टेंट साइड कभी प्रोडक्ट साइड, तो इस तरीके से रिएक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसका रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन ऑल द टाइम। ठीक है, हर समय जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है, इस वजह से प्रोसेस आगे पीछे जाता रहता है ना। तो एक पॉइंट मेन है वहां पर, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि इन दोनों प्रेशर्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है, तो हम किसी तरफ भी अगर प्रेशर को कम या ज्यादा करें तो उस तरीके से हम लोग उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस गेट रिवर्स्ड रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस तरीके से जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओके आप ये लिख सकते हैं इसमें। ओके, इतने पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्यों नाम दिया जा रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस? जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि दो तरीके के प्रेशर आपके होंगे। जिस गैस जिस सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका खुद का प्रेशर होगा जिसको हम लोग पी इंटरनल से देखेंगे, और जो सराउंडिंग्स होंगी उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जिसको हम लोग पी एक्सटर्नल से देखेंगे। तो अगर इन दोनों प्रेशर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम इन चीजों को तो इसका मतलब है इनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते स्टेप को। ठीक है, यानी कि वो इरिवर्सिबल रहेंगे क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है। यानी कि आप लिख सकते हैं चेंज इन द प्रेशर इज लार्ज वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लार्ज वैल्यू है, इस वजह से ये सभी प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम जरूर लग सकता है बट कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो आप लिखेंगे टेक्स फाइनाइट टाइम, कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है कंप्लीट होने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम जो है, जैसा कि पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो रहा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं होगा। ठीक है, या फिर होगा भी तो लास्ट में होगा। इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे आइदर नॉट एस्टेब्लिश्ड और एस्टेब्लिश्ड एट द एंड। या तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं, और अगर होगा भी एस्टेब्लिश तो रिएक्शन के एंड में, प्रोसेस के एंड में जाके होगा, एट द एंड। ठीक, इसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का जो डिफरेंस है काफी ज्यादा रहता है तो हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। लिखेंगे आप डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड, direction cannot be changed by changing pressure to small extent। थोड़ा बहुत प्रेशर को कम या ज्यादा करने पर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी
ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलता है, W इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। या डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है प्रेशर को अप्लाई करने पर। इसको हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। अब यहाँ पर दो हमारे पास साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वेंशन आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, फॉर एक्सपेंशन अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो W को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। जब भी कभी गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड का मतलब क्या है, जब V2 की वैल्यू ज्यादा होगी V1 से, ठीक है। V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम है, जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगी तो उस केस में गैस एक्सपेंड कर चुकी होगी और W की वैल्यू है नेगेटिव ली जाएगी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब W की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, डन बाय द सिस्टम। सिस्टम अगर सराउंडिंग पर वर्क करता है तो हम लोग वर्क डन को किस में लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और इस केस में एक्सपेंशन होता है, ठीक। और इसी के लिए हमारा है एक फॉर कंप्रेशन, यानी कि अगर गैस पर वर्क किया जाए फॉर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के केस में जो W की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम होती है इनिशियल वॉल्यूम से, यानी कि V2 इज लेस देन V1। और यहाँ पर आप लिखेंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर काम किया जाता है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है, जब सिस्टम सराउंडिंग्स पर काम करता है तो उसका वर्क डन हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब कुछ फॉर्मुलेस डायरेक्ट है, हालांकि इनका डेरिवेशन होता जरूर है, बट आप डायरेक्ट फॉर्मुलेस लिख लीजिए इनको। तो देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला आपको लिखना है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। किसी भी आइडियल गैस के केस में अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखेंगे रिवर्सिबल वाला, तो उस केस में होता क्या, क्योंकि रिवर्सिबल है तो जो इंटरनल प्रेशर होगा ये ग्रेटर देन होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। और यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT ln V2 अपॉन, ये आपका लॉग हो जाएगा जब, हाँ, तो ये आ जाएगा V2 की जगह VF लिखिए, VF का मतलब यहाँ पर होगा फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक रिलेशन आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ये बोलेंगे, देखिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर आइसोथर्मल की बात की गई है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो सिर्फ W और Q ही चेंज करेंगे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, तो आप ये भी बोल सकते हैं डेल्टा U जो है वो भी जीरो होगा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। जब हम टेम्परेचर को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, अगर डेल्टा टी जीरो के इक्वल है तो डेल्टा यू भी जीरो के इक्वल होगा, और इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच भी जीरो के इक्वल होगा। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या क्या चीजें आपकी जीरो के इक्वल होंगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें आइसोथर्मल, यहाँ लिखेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। अभी तक हम लोगों ने रिवर्सिबल देखा था, अब देखेंगे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की पढ़े उसकी बात करेंगे तो उसमें दो केस अराइज होते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बदल जाता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस एक्सपेंड कर रही है ऐसे रीजन में जहां पर उसका प्रेशर जीरो हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब आउटसाइड का प्रेशर ही जीरो है, यानी कि पी एक्सटर्नल ही अगर जीरो है, तो उस गैस को एक्सपेंड होने के लिए कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो वर्क डन है फ्री एक्सपेंशन के केस में कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। और इस केस में हम लोग ये डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू और जो है वो जीरो के इक्वल है। इतना क्लियर है। और अगर मान लीजिए कुछ कोई कांस्टेंट, ये तो फ्री एक्सपेंशन हो गया, और अगेंस्ट सम प्रेशर, अगर कोई ना कोई प्रेशर मौजूद है सराउंडिंग्स में, अगेंस्ट सम कांस्टेंट प्रेशर, अगर कुछ प्रेशर है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है।
ठीक, ये तो बात हो गई हमारा आइसोथर्मल की केस में। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिकली की केस में, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, है ना। अगर हम रिवर्सिबल रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल में सबसे पहला एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक में रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो क्यू होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर तीन रिलेशन होते हैं जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। टी वी गामा माइनस वन, ये इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। सेकंड है पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और थर्ड हमारे पास रिलेशन होता है टी गामा पी वन माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर गामा होता क्या है, गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी, है ना। सीपी अपॉन सीवी, सीपी मैंने आप सीपी सीवी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस तरीके से। और यहाँ जो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के, मतलब हमारे पास होते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन वी टू माइनस पी वन वी वन। और नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। और हम ये भी बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी एम डी टी, ठीक है। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी, इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा रिवर्सिबल के लिए, है ना। इसी तरीके से देखेंगे इररिवर्सिबल के लिए, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, सबसे पहला केस हमारे पास आएगा फ्री एक्सपेंशन, है ना। अगर फ्री एक्सपेंशन है तो हम लोग ये कह सकते हैं जो W है वो जीरो के इक्वल होगा, और Q, क्योंकि एडियाबैटिक है तो Q भी जीरो के इक्वल होगा, और अगर ये जीरो है तो डेल्टा U भी जीरो के इक्वल होगा भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड देखेंगे अगेंस्ट सम प्रेशर, अगर मान लो कुछ ना कुछ अगेंस्ट सम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कुछ ना कुछ प्रेशर प्रेजेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास तो वही रहेगा, P इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, या लिख सकते हैं हम डेल्टा डेल्टा V, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में भी रहेगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक और हमारा आइसोथर्मल के केस में भी रहेगा, ठीक है। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल के केस में। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन को और इररिवर्सिबल एक्सपेंशन को, ठीक है, दोनों ही केस में, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग आपकी आ जाएगी कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, एक मिनट, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन isothermal and adiabatic process, adiabatic process, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं, केस फर्स्ट हम लोग मान के चलेंगे, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, अगर हम लोग फाइनल वॉल्यूम को सेम मान लें तो वर्क हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, देखिए दो केसेस बनेंगे आपके, एक तो हम लोग आइसोथर्मल को स्टडी कर रहे हैं, दूसरा हम लोग एडियाबैटिक को स्टडी कर रहे हैं। आइसोथर्मल के केस में यहाँ लिखेंगे P1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई, यहाँ लिखेंगे आप पी आई इंटू V2, और ये लिखेंगे P1V1 और यहाँ लिखेंगे आप पी ए इंटू V2, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल वॉल्यूम मानी है वो कैसी मानी है, जो फाइनल वॉल्यूम मानी है सेम है, तो जो वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, P एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा वी पर डिपेंड करेगा। अब डेल्टा वी तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेंगे दोनों चीजें कि कौन सा प्रेशर ज्यादा आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहेंगे कि किस प्रोसेस में वर्क डन जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें देखिए रिलेशन तो पता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल के लिए रिलेशन होता है हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसा, एक मिनट की यहाँ पर P2 नहीं है लेकिन PI लिखेंगे आप यहाँ पर, PI इंटू V2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ P1/PI इज इक्वल टू क्या होगा, V2/V1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ हम लिखते हैं एडियाबैटिक के लिए। तो जब हम लोग एडियाबैटिक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पीवी गामा होता है ना, तो P1 गामा इज इक्वल टू आइसोथर्मल के लिए PA/V2 गामा। थोड़ा सा अरेंज कीजिए, तो P1/PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2/V1 की पावर गामा। अब देखिए हमें ये पता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन के लिए V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा। अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि V2/V1 जो है, सॉरी V2 V1 से बड़ा होगा और V2/V1 ये 1 से बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए रिलेशन आ रहा है, कभी वैल्यू जो है 1 कब आती है, जब हम V2/V1 की पावर क्या लिखेंगे, 0, तो हमें 1 मिलेगा। और यहाँ लिखा है गामा, तो गामा की वैल्यू आपको पता है कम से कम वैल्यू मिलेंगी, तो वो भी हमेशा क्या रहती है, 1 से तो बड़ी ही रहती है। तो जब वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी हमेशा, तो हम ये कह सकते हैं, ये रिलेशन आप यहाँ से बता सकते हैं। तो मैंने अभी बताया गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है, तो रिलेशन भी बड़ा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V2/V1 की पावर गामा है, ये हमेशा बड़ी होगी V2/V1 से। V2/V1 की पावर गामा है किसके इक्वल, P1/PA के इक्वल, और ये किसके इक्वल था, P1/PI के इक्वल। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन हमारे पास क्या मिला, जो PI है वो किससे ज्यादा होगा, PA से। अगर आइसोथर्मल प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये हमने बनाया ग्राफ, और ये मान लीजिए इस पॉइंट पर हमारा V1 है और यहाँ पर कहीं V2 है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना सकते, इस तरीके से बना सकते हैं आप, ये बना और ये बना कुछ। ठीक है, तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका है ना। अब यहाँ पर जो ये प्रेशर, ये वाला कौन सा प्रेशर था, एडियाबैटिक के लिए आया था हमारे पास। सही है, एक मिनट की, ये वाला जो प्रेशर है P1, एक्सपेंशन हो रहा है ना, और ये जो प्रेशर अभी आपका निकल के आएगा, ये हमारे पास PI है। एक और ग्राफ बनाएंगे इसी में ही, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक ग्राफ और कुछ बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन बन रही है, ये हमारा बन रहा है एडियाबैटिक के लिए। तो ये आ रहा है WA, और ये हमारे पास यहाँ से, एक मिनट, अब आपको ये चीज पता होगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई से मिलता है, यानी एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किसकी करस्पॉन्ड में, ये वर्क डन है एडियाबैटिक के केस में। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, ये पूरा पार्ट अगर हम कंसीडर करें, ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट किसके करस्पॉन्ड है, आइसोथर्मल के प्रोसेस में। तो हम यहाँ से एक रिलेशन ये बना सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ से देखी, जो वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये हमेशा ज्यादा होगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है कि अगर हम फाइनल वॉल्यूम को भी सेम मान के चलते हैं, तो जो वर्क डन आता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा ही निकल के आता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक केस और बनता है, उस केस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, केस सेकंड, एक मिनट रुकिए, केस सेकंड आपका बनता है, केस सेकंड इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर इज सेम। जब आपका फाइनल प्रेशर सेम होता है, तो उस केस में भी अगर आप ड्राइव करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे, जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल के केस में, ये हमेशा ज्यादा होता है वर्क डन एडियाबैटिक के केस में। ठीक है, तो दो कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ी कि जो आइसोथर्मल का जो वर्क डन है वो हमेशा एडियाबैटिक के वर्क डन से ज्यादा होता है। दो केस होते हैं, या तो फाइनल प्रेशर का मतलब मैं लिख सकता हूँ PF इज सेम। ठीक है, फाइनल प्रेशर सेम होगा तब भी, और फाइनल वॉल्यूम सेम होगी तब भी, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमेशा आइसोथर्मल जो वर्क डन है वो एडियाबैटिक वर्क डन से
ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि हाँ, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो बाकी इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए। आगे का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। ओके देन गुड बाय।